जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसका अगला लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना। तो राइट डाउन द टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब अब स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ का लिखेंगे हम लोग। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, एक और छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको कार से टक्कर मारी जाए और एक ट्रक से मारी जाए, तो आपको क्या होगा? ट्रक से ज्यादा चोट लगेगी कार से? क्वेश्चन इज व्हाई? मास ज्यादा। इफ बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम वेलोसिटी, उनके दोनों के पास सेम वेलोसिटी रखी जाए, तब तो ऑब्वियस बात ट्रक। क्यों ट्रक? क्योंकि उसका मास ज्यादा, तो वो मोमेंटम लेके आ रहा है, और मोमेंटम को खत्म करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। आप समझ रहे हो नहीं? कोई हमको हिट करे तो हमारी बॉडी उस पर फोर्स लगाती है, तभी तो जीरो होता है। अब जब उसमें फोर्स लगा रही है, हमारी बॉडी लगा रही है, तो आपको कार ने टक्कर मारा तो बॉडी उतना फोर्स लगा नहीं पाएगी उसके बराबर जितना वो मोमेंटम लेके आ रही है। तो क्योंकि हमारी बॉडी नॉर्मल है, इसीलिए दीवार वगैरह में टक्कर करती है तो दीवार रोक लेती है, अगर अच्छी बनी है तो। अंबुजा सीमेंट है ना, ठीक है। तो सेकेंड लॉ मोशन हो जाएगा। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट, राइट डाउन द स्टेटमेंट। The rate of change of momentum, the rate of change of momentum the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force. To the applied force, मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द क्वेश्चन नाउ अगेन कि जो रेट ऑफ चेंज अप्लाइड फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा? अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बॉडी के अगेंस्ट होगा। तो लिख लो एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच बॉडी एक्ट्स, सॉरी, डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, कर लिया नोट? चले आगे। सॉरी, इसको जो है हम इरेज कर दे रहे हैं और आगे देखो लिखते हैं हम क्या है। यहाँ पे दो वर्ड आपका जो मेन था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का चेंज का रेट। जब देखो हमने बताया है, नहीं पता तो जान लो, रेट आ गया तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई दूसरा फैक्टर नहीं है तो टाइम है। फिजिक्स में दूसरा कोई फैक्टर नहीं है तो क्या है? टाइम है। तो मतलब रेट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे तो आ जाएगा डेल टी। चेंज बोला है इसने बार बार, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था अभी? पी था, तो पी में चेंज आ जाए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। आइए इसको कंसीडर करते हैं और फिर समझते हैं। देखो हमने कहा सपोज एक बॉडी जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रही थी? u। कुछ हुआ उसके साथ हमें नहीं पता, और हमने उसके मास और v बना दिया। उसको क्या बना दिया? v। और ये सब करने में उसको हो सकता है कुछ समय लगा हो t, मतलब ये चेंज करने में उसको समय लगा हो t। तो इसको चेंज करने के लिए ऑब्वियस बात आपने पढ़ा, वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी कब? जब उस पर क्या लगेगा? फोर्स अप्लाइड होगा। पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब कभी फोर्स लगाएंगे तभी तो वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी या घटी है तो किसी ना किसी कारण से बढ़ी घटी, दैट कारण इज कॉल्ड एज फोर्स। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कितना फोर्स एंड फोर्स कैसे पता करें हम? तो वही न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब न्यूटन जी ने बताया अपने दूसरे लॉ में कि जो मोमेंटम इसका हुआ है, कुछ मोमेंटम है कि नहीं? यहाँ पे मोमेंटम कितना है इसका? यहाँ पे मोमेंटम कितना है इसका? मोमेंटम P1 कितना है बताओ? mu है। P2 मोमेंटम मतलब बाद में मोमेंटम कितना है?
mv है। तो मोमेंटम में जो चेंज आया है, मोमेंटम में जो चेंज निकालने के लिए बात, जैसे हमने कहा, हमने पहले हम 10 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहे थे, फिर 20 से भागने लगे। मतलब हम इनिशियली आई वाज जस्ट मूविंग बाय 10 मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ फोर्स लाइक एक्सटर्नल फोर्स, तो हम क्या है 20 मीटर पर सेकंड से भागने लगे। तो हमारे अंदर चेंज कितने का आया, कैसे पता किए? फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दिए, तो फाइनल मोमेंटम से इनिशियल को मोमेंटम माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज इन मोमेंटम लाने के लिए, चेंज इन मोमेंटम चेंज जब भी लाना है तो फाइनल से इनिशियल को, तो फाइनल mv था माइनस mu, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, ये डेल्टा सिंबल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। इन शॉर्ट हम लोग इसको डेल पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देते हैं, डेल, ठीक है ना। होता डेल्टा है लेकिन शॉर्ट में हम इसको डेल्टा भी पढ़ देते, सॉरी डेल पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो रिप्रेजेंट करता है चेंज, जो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन द क्वांटिटी, दैट इज ठीक। तो मोमेंटम इतना आ जाएगा। अब इस चेंज को होने में कुछ समय लगा होगा, ये चेंज होने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो वही समय हम मान लेते हैं कि कुछ टाइम लगा होगा, t2 हुआ होगा इस टाइम, t2 मान लेते हैं, इसको t1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज कितना आ जाएगा टाइम में, t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो यही कहते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ, न्यूटन जी सेकंड लॉ में अपने, कि भैया जो आपका मोमेंटम में चेंज आया और टाइम जितना हुआ, ये आपका हो जाएगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया था, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया था। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा उठता है कि जो फोर्स अप्लाई की, मोमेंटम में चेंज आया, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो किस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा, बताओ, लिख लो, किस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज आएगा। तो देखो आप फोर्स हो सकता है आपने इधर पे अप्लाई किया या फिर फोर्स को इधर पे अप्लाई किया। जब इधर को आप अप्लाई करोगे फोर्स, तो बॉडी किधर आ रही है, इधर आ रही है, मोमेंटम में चेंज किधर होगा, जिधर को फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर इधर अप्लाई किए होंगे तो बॉडी इधर को भाग जाएगी, मतलब हमारे डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर को। तो मोमेंटम में चेंज भी किधर को आएगा, इधर को, और इधर से अप्लाई करेंगे तो चेंज भी उधर को आएगा। बात समझ गए कि नहीं, वो थोड़ी सी बात है, नहीं समझ आती कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ आया, ठीक। यही न्यूटन जी ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। अब इसकी मदद से हमको फोर्स का एक मैथमेटिकल टर्म या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला मिल जाएगा। और आइए इसको देखते हैं, नोट कर लिया कि नहीं, तो राइट डाउन द टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। मैथमेटिकल सेकंड लॉ, अभी आपने पढ़ा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mu माइनस सॉरी mv माइनस mu अपॉन t2 माइनस t1। हमने कहा कि आप इनिशियल t1 आपका 0 था, t2 इज समथिंग क्या t मान लिया हमने, और 0 से शुरू किए, और आपका कुछ बाद में जब देखना शुरू करोगे तभी तो समय देखोगे आप, तो पहले 0 ही तो मानते हैं हम लोग कंसीडर किया। तो हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m कॉमन ले लो, v माइनस u, नीचे t2 की वैल्यू t हो गई और t1 की वैल्यू 0 हो गई। कितने लोग बता सकते हो v माइनस u क्या होता है, सॉरी v माइनस u बाई t, एक्सेलरेशन सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर से सबको पता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m में, और आपको पता हो नहीं पता तो जान लो, जब भी कभी ऐसा चिन्ह लग जाए इसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, और प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट कांस्टेंट में भी समथिंग। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा k, तो यहाँ पे क्या जाता है k में, क्या जाता है k में। इन एसआई सिस्टम इट वाज मेजर्ड, तो k की वैल्यू कितनी मिली हमको 1, k की वैल्यू कितनी मिल गई 1, तो f की वैल्यू कितनी आ गई ma। दिस इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। मतलब किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आया वो डिपेंड करता है उस पर कितना फोर्स लगाया गया है। k कांस्टेंट, k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, राइट डाउन इट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इस सिंबल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब जब भी ये सिंबल आएगा उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा, तो k इज दैट कांस्टेंट। पहले के लोगों को k फॉर कांस्टेंट होता था ना, अब हमारा c फॉर होता है कांस्टेंट, दैट्स व्हाई k यूज कर लेते थे वो।
अब हम लोगों को कांस्टेंट c से होता है ना, यस ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिल्कुल हम गलत हो सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ रिजल्ट बहुत सिंपल से आ जाते हैं, अब उनको देखो। तो रिजल्ट्स, राइट डाउन द टॉपिक, इसी के नीचे कंटिन्यू में रखो, कुछ है नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। जब f इक्वल m में है, कौन हमको a बराबर बताएगा, क्या हो गया f by m होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर हम फोर्स 0 कर दें, ध्यान से देखो, अगर हम फोर्स को 0 रख दें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो किसी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, बॉडी के एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन आ गया। हम कह रहे हैं हमारी बॉडी जितनी तेजी से जा रही है उतनी तेजी से जा रही है, तो उसमें कोई चेंज आया, तो चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन नहीं हुआ, एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो फोर्स नहीं आया, मतलब आपका फोर्स लगाना व्यर्थ निकल गया अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। तो दूसरी बात यहाँ से निष्कर्ष निकलती है कि जब भी कभी फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी में तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए आप चलती साइकिल को, या फिर आपका दोस्त जब चल रहा होता है आपके साथ, आप उसके ऊपर कंधे पे हाथ रख देते हो तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, होता है कि नहीं होता। आप दौड़ते हुए आओ अपने दोस्त के पास और दोस्त से टकरा जाओ तो दोस्त वैसे नहीं चल पाएगा जैसे चलता है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन आया किस कारण, फोर्स के कारण। फोर्स लगाया किसने, आपने लगाया। तो मतलब हम समझ गए कि जब भी कभी फोर्स लगेगा बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, किसी को बताओगे तो नहीं, मतलब उसको ये मत बताना कि हाँ उस पर एक्सेलरेशन तुम लगा रहे हो, वहाँ साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। सर यूनिफॉर्म बॉडी है तो मोमेंटम 0 होगा, यूनिफॉर्म बॉडी है तो मोमेंटम 0 होगा, ये क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, मतलब जब यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, समझ गए ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तब फोर्स 0 पे लग रहा है, ठीक है ना, आप समझ गए कि नहीं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब, इतना समझ गए, नोट कर लिया। चलो इसके आगे जल्दी से इसको हम लोग आगे कवर करते हैं और पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ जो कि अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी टॉपिक कोई भी रूल है तो हमको एग्जांपल से ज्यादा बेटर अच्छे समझ में आ जाती है, ज्यादा अच्छे से आ जाती है कि नहीं। अच्छा एक चीज आप देखो, यहाँ से दूसरा रिजल्ट मिस हो गया, a बराबर f/m था, a बराबर f/m। अगर बॉडी का मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, इनवर्स रिलेशन है, देखो ध्यान से, इसको ऐड कर लेना अपने कॉपी पे, रिजल्ट में नीचे ऐड कर लेना, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब आप खड़े हो गए, आप तो आप ही हो, आप जितना फोर्स एक कार पे लगाओगे और उतना ही फोर्स आप ट्रक पे लगाओगे, क्या कभी आप डिफरेंशिएट करोगे कि कार है तो उसको आराम से धक्का देंगे और ट्रक है तेज धक्का देंगे, नहीं। आप दोनों में सेम फोर्स लगाते हो, तो हमारा क्वेश्चन होता है कि कौन से बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाओगे आप, क्यों, क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि उसका मास, जैसे आप अपने दोस्त को साइकिल या छोटे बच्चों को साइकिल सिखाते हो तो उसको पकड़ लेते हो, साइकिल आराम से टहलाते हो जाते हो, वहीं पर बाइक पकड़ा दे तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है आपको, होता है कि नहीं, क्यों, दिस इज द क्वेश्चन, यही साइंस सिखाता है, आपको ऐसा सोचना है। अब आंसर बताओ, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, फिर जो है इसका आंसर सुना करिए। हाँ बताइए, क्योंकि यहाँ मास फैक्टर है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, सही बात है। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, इनवर्स है, तो बाइक का मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, साइकिल का मास कम इन कंपैरिजन टू बाइक तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसलिए साइकिल को आसानी से धक्का देते थे और बाइक को थोड़ा मुश्किल से। समझ गए हमारी बात, क्योंकि हम तो सेम ही फोर्स लगा सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम आज खली बन के आ जाएंगे और 4 बाइक एक साथ धक्का देंगे, नहीं, हमारा फोर्स सेम ही रहेगा। ये भी नोट कर लेना, आगे कर लिया, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग, न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर तरीके से खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किस टॉपिक पे कोई डाउट हो रहा है या फिर क्या आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।